अच्छा देखिए, तो आपके पास या तो फिजिकल होनी चाहिए या इसकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। जी सर, रुके सर, मैं ना इसकी सर ना वो उसकी कॉपी ना वेबसाइट से ना डाउनलोड कर लेते हैं, मेरे मेरे पास अभी ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, आप बात में कर लीजिएगा। अच्छा, तो इसमें यह है कि बेसिकली इसमें टोटल है 10 चैप्टर ना। कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चैप्टर हैं जो सेक्शन 1 के अंदर हैं, जिसकी बेस पे आप पेपर 1 देंगे। और उसके बाद चैप्टर 7, 8, 9, 10, ये 4 चैप्टर हैं जिसकी बेस पे आप पेपर 2 देंगे। जी सर। ठीक है, तो ये टोटल 10 चैप्टर है इसके। तो चैप्टर 1 और 2 हम कवर अप कर चुके हैं। चैप्टर 3 हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था, और उसके अंदर हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो कि एक तरह से मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक था जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। इसको हम इसी को हमने अभी कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब जो प्रीवियस टॉपिक है उसकी वीडियोस बनी हुई है, वो मैं, आपने ग्रुप का पार्ट बनना है, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ ग्रुप। ग्रुप में मैंने शेयर की हुई है। उषा, आपने देखी थी वीडियोस? यस सर। कि कौन कौन सी वीडियो देखी, चैप्टर 1 की, 2 की? चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 की देखी ना। तो वीडियोस में ऑलमोस्ट काफ़ी हमने डिस्कस किया हुआ है, मूसा के साथ ही जाते डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आपको, लेकिन ये है कि मैं आपको साथ साथ इसका रिवाइज करवाता जाऊँ। ठीक है, तो रिवीजन से ये होगा कि आपकी एक तो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, और उसके बाद आप वीडियोस देख के फर्दर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइट नाउ हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे हैं। ये है हमारा चैप्टर 3, हार्डवेयर। ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस, अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी सर। जी माहिना, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर। जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। ओके माहिना, आपने वीडियोस देख ली? सर मैंने वो कन्वर्जन्स सीखी थी फर्स्ट अच्छा, चैप्टर की। ओके, तो वो आपको समझ में आ गई? जी जी। ओके, ओके। मैं आपको वो सर अदनान का नंबर शेयर कर दूंगा, आपने वहाँ पे कॉल करके ना ग्रुप में ऐड करवा दें। ओके, जी सर। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ चैप्टर 3 का।
जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, देन हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके, नाउ सी दैट हमारा जो टॉपिक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इन हार्डवेयर, दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, ये आपका टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर बेसिकली जो मेन हमने डिस्कस किया था दैट इज सीपीयू, हाउ सीपीयू वर्क्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीपीयू बना रहा हूँ। तो आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, दैट इज कॉल्ड सीपीयू। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ सीपीयू। सीपीयू के मेन टू पार्ट्स होते हैं, दैट इज सीयू एंड एएल, रिमेंबर। ठीक है, ये जो सीपीयू और जो कनेक्ट होता है, आप लोगों में से किसी ने कैशे मेमोरी का नाम सुना हुआ है? यस सर। ओके, ओके मूसा, टेल मी अबाउट कैशे, व्हाट इज कैशे? सर कैशे वो होती है जो कि मेमोरी स्टोर करने के लिए यूज होती है। ये रैम से काफी ज्यादा फास्ट होती है क्योंकि ये पहले से सीपीयू में होती है। ये यानी कि यानी कि ये ज्यादा स्टोर मेमोरी कर सकती है रैम से, और अगर जो टेम्परेरीली भी कर सकती है और बाकी फिर रैम में भी कर सकती है। ओके, माहिना आप बताएं, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट कैशे? No. ओके, वीबर आपको आइडिया है कैशे के बारे में? एनी आइडिया वीबर? ओके, आई टेल इट अगेन। देखें, जिस तरह हमारे ब्रेन को मेमोरी की ज़रूरत होती है, इसी तरह कंप्यूटर को भी मेमोरी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ना मेमोरी की डिफरेंट लेयर्स। तो पहले मैं थोड़ा सा मेमोरी के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, ताकि फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब हम मेमोरी की बात करते हैं ना, तो मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। एक तो आपने ये याद है, प्राइमरी के अंदर आपको दो तरह की मेमोरी मिलेगी, एक मिलेगी रॉम, ठीक है, और एक मिलेगी रैम। अभी हम बात करेंगे रैम। रैम दो कैटेगरीज में आती है, और एक होती है डी रैम, डायनेमिक रैम, और एक होती है एस रैम। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कैशे, तो कैशे का दूसरा नाम एस रैम, इसको हम कहते हैं स्टैटिक रैम। तो आपने याद रखना है एस रैम और डी रैम। अच्छा, इसके मेन दो फीचर होते हैं, एस रैम और डी एस रैम के बारे में, जैसे कैशे के बारे में बता रहा हूँ। तो एक तो ये स्मॉलर देन, आपने याद रखना है स्मॉलर देन रैम, डी रैम। इसका साइज जो है आपकी डी रैम से लेसर होता है, बट फास्टर देन डी रैम, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और क्लोजर टू सीपीयू, क्लोजर टू सीपीयू, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। मैं ये जैसे आपको ये अरेंजमेंट समझ में आ गई आपको? मेमोरी दो तरह की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब प्राइमरी की बात करेंगे तो उसमें आपको रॉम रॉम मेमोरी मिलेगी और रैम मिलेगी, और रैम को फर्दर कैटेगराइज किया हमने डी रैम के अंदर और एस रैम के। अभी हम बात करेंगे एस रैम की। एस रैम के कुछ फीचर मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको एक जस्ट आइडिया हो जाए कि एग्जिस्ट, एक तो आपने याद रखना है एग्जिस्ट बिटवीन सीपीयू एंड रैम, यानी डी रैम। मैं डी रैम लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, डी रैम। ठीक है, स्मॉलर देन डी रैम। स्मॉलर का मतलब है कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो लेसर होती है डी रैम। नॉर्मली ये एमबीज में आती है,
में आती है? मेगाबाइट। फास्टर देन DRAM। एक तो आपने ये याद, फास्टर देन DRAM। अच्छा, इसका दूसरा नाम जिसको हम कहते हैं कैशे मेमोरी। ठीक है, इसका काम क्या होता है? होल्ड मोस्ट एक्सेसिबल इंस्ट्रक्शन यूज बाय प्रोसेसर। अब ये याद रखिएगा, प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आपका जो प्रोसेसर होता है, या आप अपने ब्रेन को माइंड में रखें, आपका ब्रेन उस वक्त तक कोई काम नहीं करेगा जब तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। ठीक है, जब उसमें कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो हमारा ब्रेन काम करता है, फिर वो नेक्स्ट पार्ट परफॉर्म करता है। तो इसमें भी सीपीयू के अंदर भी जो मोस्ट एक्सेसिबल इंस्ट्रक्शन होती हैं उसको कैशे के अंदर रखा है। ये 4 पॉइंट याद रहेंगे आपको। एनी कंफ्यूजन? मूसा, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके ओके, कुतब आपको कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके ओके, माहिना, एनी कंफ्यूजन? No, no. ओके, कंफ्यूजन हो तो आपने मुझे वहीं होल्ड कर दिया। ठीक, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि आपके सीपीयू को मेमोरी चाहिए। वन ऑफ द मेमोरी इज कैशे मेमोरी, और ये नियरेस्ट टू सीपीयू होती है, इसको हम बिल्ट इन मेमोरी भी कहते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको एक और मेमोरी के बारे में बताया था, दैट इज रजिस्टर्स। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स आर स्मॉल मेमोरी यूनिट्स एग्जिस्ट विद इन सीपीयू। यानी सीपीयू की जो अपनी मेमोरी होती है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्स। ओके, रजिस्टर्स आर स्मॉल मेमोरी यूनिट एग्जिस्ट विद इन द रजिस्टर। अभी जैसे मैंने आपको सीपीयू बनाया था ना, ये एक सीपीयू है यानी प्रोसेसर। इसकी याद रखें हमेशा 2 पार्ट होते हैं, एक सीयू होता है और एक एएलयू होता है। यहाँ पे रजिस्टर मिलेगा आपको, यहाँ पे रजिस्टर मिलेगा और यहाँ पे रजिस्टर, और ये हमेशा बाइट्स के अंदर होती है। ठीक है, हैव इन बाइट्स। अच्छा, बाइट्स के बारे में आइडिया है किसी को? व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट बाइट्स? बिट्स के बारे में आइडिया है? एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग बिट्स और बाइट? ना, अच्छा, बहरहाल फिर भी मैं आपको बताया था, हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो डेटा स्टोर करता है इन दी फॉर्म ऑफ बिट्स, एंड देयर आर ओनली 2 बिट्स। देयर आर ओनली 2 बिट्स। अच्छा, ये तो पॉइंट, कंप्यूटर स्टोर डेटा in bits. There are only 2 bits, that is 0 and 1. ये याद रखिए। ठीक है, कंप्यूटर स्टोर डेटा इन बिट्स and there are only 2 bits, that is 0 and 1. Computer combination of bits makes a character. यानी बिट्स के कॉम्बिनेशन से कैरेक्टर स्टैब्लिश। तो 8 bit, now remember 8 bits called 1 byte. तो 1 byte इक्वल होता है 1 कैरेक्टर, दैट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर। Got my point? Till now, any confusion? नो सर। Okay. Now remember, पहली बात सुन ले, कंप्यूटर स्टोर डेटा इन बिट्स and there are only 2 bits, that is 0 and 1. Combination of bits makes a character. और अगर ये 8 bits है, if they are 8 bit like this one, 1 0 1 0 1 1 1 1, अब ये 8 bits है
कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड 1 बाइट, रिमेंबर, इसीलिए मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो हमारा जो रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर होल्ड डेटा इन बाइट्स। अब वो कितनी बाइट्स होती हैं? नॉर्मली आपका रजिस्टर 4 बाइट को होल्ड करता है, या तो 4 बाइट का होगा, या 8 बाइट का होगा, या 16 बाइट का होगा। 4 बाइट का मतलब होता है 32 बिट, और 8 बाइट का मतलब होता है 64 बिट्स, और 128 और 16 बाइट का मतलब है 128 बिट्स। आप लोगों ने सुना होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो या तो 32 बिट है, या 64 बिट है, या 128 बिट है। कभी आपने ये वर्ड सुना है किसी ने? 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट? क्योंकि ये नंबर ऑफ बिट से कंप्यूटर की स्पीड डिटरमिन होती है। इट डिटरमिन, क्योंकि अगर आपका प्रोसेसर 32 बिट है, इसका मतलब कंप्यूटर एट अ टाइम 4 कैरेक्टर को प्रोसेस कर सकता है, मींस 4 बाइट्स। और अगर आपका प्रोसेसर 64 बिट्स है, इसका मतलब है कि आपका प्रोसेसर या आपका कंप्यूटर 8 कैरेक्टर को एट अ टाइम मैनेज कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। मैनेज करने का मतलब प्रोसेस कर सकता है, तो वो उतना ही फास्टर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका प्रोसेसर 128 बिट है, इसका मतलब है एट अ टाइम, विद इन अ सेकेंड, कंप्यूटर 16 कैरेक्टर को प्रोसेस कर सकता है। एक तो आपके प्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज हो रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, दूसरी उसकी कॉस्ट इंक्रीज। तो नॉर्मली आजकल जो आपको प्रोसेसर मिलेगा आपके कंप्यूटर में, चाहे आपका लैपटॉप है, सीपीयू और डेस्कटॉप पीसी है, उसके अंदर आपने देखना है कि आपका प्रोसेसर किस स्पीड का, या तो 32 बिट का होगा, 64 बिट का होगा, 128 बिट। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके। सर तो कैरेक्टर्स का क्या मतलब हुआ? करेक्टर का मतलब, जैसे मैंने ए प्रेस किया, मैंने कैपिटल ए प्रेस किया कीबोर्ड से, तो ये एक करेक्टर मैंने। अच्छा, अब ये एक करेक्टर 1 बाइट लेगा। कितनी बाइट लेगा? इसकी जो स्पेस होगी ना वो 1 बाइट होगी। 1 बाइट का मतलब, बेटा ये कौन कर रहा है, ये छोड़, हु इज डूइंग दैट? 8 बिट। एक सेकंड। ओके जी, माहिना, आपका पॉइंट क्लियर है? कैरेक्टर का मतलब होता है यस। 1 बाइट। कैरेक्टर मीन ए, बी, सी, या स्मॉल ए, बी, सी। ये वो कैरेक्टर है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। वी राइट थ्रू कैरेक्टर, ठीक है, वी स्पीक थ्रू कैरेक्टर। तो कंप्यूटर एब्जॉर्ब 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। तो 1 कैरेक्टर की जो स्पेस ऑक्यूपाई होगी ना, वो 1 बाइट होगी, और 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स। ये पॉइंट क्लियर है? जी। ठीक है। तो हमारे पास जो रजिस्टर्स होते हैं ना प्रोसेसर, वो बाइट्स में डेटा स्टोर करते हैं। जो अभी आपको मैं बात बताना चाह रहा था ना, कि रजिस्टर होल डेटा इन बाइट्स। तो नॉर्मली रजिस्टर आपको, मिनिमम जो रजिस्टर मिलेगा वो 4 बाइट्स का मिलेगा, ठीक है, 8 बाइट का मिलेगा, या 16 बाइट का मिलेगा। जब हम 4 बाइट का मतलब है, इसका इसका मतलब होता है 32 बिट। तो हम जब प्रोसेसर कभी कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं ना, तो हम शॉपकीपर को बताते हैं कि हमें, वो आपसे पूछेगा आपको प्रोसेसर किस टाइप का चाहिए, तो मैं उसको बताऊंगा 32 बिट, तो उसी हिसाब से कॉस्ट चार्ज करेगा। अगर मैं उसको बोलूँगा 64 बिट, तो 64 बिट का मतलब है कि आपका प्रोसेसर एट ए टाइम 8 कैरेक्टर को प्रोसेस कर सकता है, तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं कहूँगा जी मुझे 128 बिट का प्रोसेसर चाहिए, तो उसके हिसाब से कॉस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो 128 बिट का मतलब हुआ कि आपका प्रोसेसर 16 कैरेक्टर को एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब मैं वो डायग्राम बना रहा हूँ जो हमने शुरू में बनाई। जी मूसा, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ओके।
ये आपकी रिक्वेस्ट आ रही है बार बार। ओके, अच्छा। अब मैं वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डायग्राम बना रहा हूँ जो हमने शुरू बनाई थी, कि आपको मैंने बताया था कि आपका जो सीपीयू होता है उसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज सीयू एंड दैट इज ईयर। ये कनेक्ट होता है प्राइमरी मेमोरी दैट इज कॉल्ड कैशे, और कैशे फर्दर कनेक्ट होती है रैम के साथ, ये भी प्राइमरी मेमोरी। रैम के साथ आपकी ऑल इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती है, और रैम के साथ आपकी ऑल आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। ये अरेंजमेंट अच्छी तरह समझ। और रैम फर्दर कनेक्ट होती है हार्ड डिस्क दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। हम जो परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं वो हमेशा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ये देखें, इस तरह आपस में कनेक्ट होते हैं कंपोनेंट ऑफ सीपी। अच्छा, अब इसको बनाने का बेसिक पर्पस क्या था, आपको ये बताना है कि आपका बेसिक प्रोसेसर काम कैसे करता है। एक चीज याद रखें कि इनपुट, हम जो भी डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर, दैट इज सेंड बाय इनपुट डिवाइसेस। ये एरो बना हुआ ना, सेंड बाय इनपुट डिवाइसेस। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, कैमरा है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस। इसके थ्रू हम डेटा सेंड करते हैं, और ये हमेशा रैम में स्टोर होगा। तो आप पूछेंगे रैम में क्यों स्टोर होता है? एनीबडी हैज, डू यू नो? जी मूसा, आप बताएं, हमारा डेटा रैम में क्यों स्टोर होता है? आपको आइडिया है? अभी जैसे मैंने पावर पॉइंट ओपन की हुई है और मैं पेन से डेटा यस राइट सर। कर रहा हूँ। मुझे बताएं कि हमारा डेटा हमेशा रैम में क्यों स्टोर होता है सबसे पहले? सर क्योंकि सर वही एक इमीडिएट एक्सेस स्टोर है जहाँ पे हम इमीडिएटली ये मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट तो वैलिड है कि इसको हम कहते हैं IAS, इंटरमीडिएट एक्सेस डिवाइस। ठीक है, इंटरमीडिएट एक्सेस। तो बेसिकली रैम जो है एक इंटरमीडिएट डिवाइस है जो इनपुट, आउटपुट, हार्ड डिस्क और सीपीयू इन सबको आपस में कनेक्ट कर रहा है। लेकिन एक और चीज़ है जो आपने बतानी, वो है कि हम कोई भी डेटा राइट नहीं कर सकते विदाउट एनी एप्लीकेशन, दैट इज सॉफ्टवेयर। अब जैसे मैंने प्रेजेंटेशन देनी है तो मेरे पास पावर पॉइंट होना जरूरी है। अगर मैंने कोई वेब पेज ओपन करना है, आई, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, वेब ब्राउजर होना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर है जब मैं डेटा राइट करूंगा, अच्छा, जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन होती है ना वो रैम में ओपन होती है, याद रखिए। आपकी जितनी भी एप्लीकेशन ओपन होंगी ना वो रैम के अंदर होगी। मैं पावर पॉइंट ओपन करूंगा, वो रैम में ओपन होगा। मैं वेब ब्राउजर ओपन करूंगा तो वो रैम में ओपन। कोई भी एप्लीकेशन जिसपे मैंने काम करना है, टास्क परफॉर्म करना है, वो रैम में ओपन होगा। और इनपुट डिवाइस से जब मैं डेटा फीड करूंगा दैट विल गो इनटू रैम, और रैम से ये कैशे में जाता है, और कैशे से सीपीयू की तरफ जाता है। बट सीपीयू डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता है रैम में अगर कोई इंस्ट्रक्शन। याद रखें, कंप्यूटर वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शन। किस पे वर्क करता है? इंस्ट्रक्शन डेटा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बसेस के बारे में पढ़ा था, याद है? डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस। तो ये चीजें बार बार डिस्कस होंगी। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनीवन? नो सर। बीबर, आपको कोई कंफ्यूजन है? कुतुब, आप पहली दफा पढ़ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप यू कैन आस्क। नो सर, देयर इज नो ओके, कंफ्यूजन। ओके, यू कैन आस्क क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। ओके, ओके सर। अब मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि आपको इसके साथ कनेक्ट हो सके, तो ये टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में है।
ओके, सब लोग इसको 1 मिनट के अंदर गो थ्रू कर। ये वही चीज़ है, ये वही थ्योरी है जो अभी मैंने प्रैक्टिकली आपके साथ डिस्कस की है डायग्राम बना के। व्हाट इज बैंड बाय सीपीयू, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर 3 के अंदर, जिसको आपने कवर अप करना। अब देखिए, इसने पहला पॉइंट ये देखा हुआ है, सीपीयू इज सेंट्रल टू ऑल मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग टैबलेट एंड स्मार्ट, यानी एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर आपको ये सीपीयू मिलेगा। और सीपीयू की याद रखें, मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, सीयू एंड एएलयू। रजिस्टर इज अ मेमोरी, रिमेंबर, ये रजिस्टर क्या है, मेमोरी है। और ये बसेस क्या है, इलेक्ट्रिकल पाथ। ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, थ्रू विच डेटा, एड्रेस ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन मूव। आपको मैंने पहले ही बताया था, सीपीयू वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेंगे उसको, यूजर प्रोवाइड करेगा थ्रू इनपुट डिवाइसेस। उसके लिए बसेस को यूज किया जाता है जिसके थ्रू डेटा मूव कर। ठीक है, तो सीपीयू हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये मैं फर्दर डिस्कस करूंगा, पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इस डिस्क्रिप्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीबडी कैन आस्क क्वेश्चन। यस माहिना, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, आपको क्लियर है ये? यस कुतुब, इज दिस क्लियर? Yes, sir, it is clear. ओके गुड। अच्छा, ये फर्दर डिस्क्रिप्शन दी हुई है सीपीयू के बारे में, और एक और डिस्क्रिप्शन आ रही है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये जो हमने आर्किटेक्चर पीछे पढ़ा है ना, जो मैंने डायग्राम वगैरह बनाई थी, इसको हम कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये बेसिकली आगे भी आएगा दिस वन। इसकी अरेंजमेंट देखो आपको इस तरह भी मिलेगी। इस पूरे आर्किटेक्चर को हम कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्ट। वॉन न्यूमैन इज अ पर्सन हु बिल्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से पहले थे ऑटो सॉरी मैकेनिकल कंप्यूटर, और मैकेनिकल कंप्यूटर के बाद आए थे इलेक्ट्रोमैकेनिक, और इलेक्ट्रोमैकेनिक के बाद आए थे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो राइट नाउ वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। उसकी जो भी अरेंजमेंट थी, ठीक है, जो भी आर्किटेक्चर था वो बनाया था वॉन न्यूमैन, इसीलिए हमने उसका नाम वॉन न्यूमैन रखा। ये लिखा द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अच्छा, अभी इतनी देर से हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, रजिस्टर। क्या डिस्कस कर रहे थे? रजिस्टर। Register. रजिस्टर्स होते हैं मेमोरी यूनिट, स्मॉल मेमोरी यूनिट। अब वो डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, और हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक रोल होता है। तो आप देखें, एक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एक आपको नजर आ रहा है प्रोग्राम काउंटर। एक आपको नजर आ रहा है MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर। और एक आपको नजर आ रहा है CIR, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और एक आपको नजर आ रहा है अक्यूमुलेट। तो ये 5 रजिस्टर हैं जो आपकी बुक में डिस्कस होंगे। ठीक है, ये 5 रजिस्टर जो आपके आपकी बुक में डिस्कस होंगे। ओके, यू गॉट दैट? यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं ये डायग्राम पूरी डिस्कस Clear करूँ। है। ओके, तो आप देखिए, इन्होंने हमें बताया हुआ है, मैं शुरू से वो एक डायग्राम बनाता आ रहा था कि आपका जो सीपीयू होता है, जैसे फिर से यहाँ बना रहा हूँ, इसके 2 मेन पार्ट होते हैं, दैट इज सीयू और ALU। इन दोनों का अपना अपना रोल होता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने सीयू बनाया हुआ और ये ALU बनाया। सीयू को आप समझ लें, ये डायरेक्टर होता है या मैनेजर होता है। जिस तरह कोई ड्रामा बनता है, मूवी बनती है, ठीक है, शूटिंग होती है, तो वो जो भी शूटिंग होती है वो बगैर डायरेक्टर के नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्टर बताता है कि आपका उसमें रोल क्या है और आपने वो रोल परफॉर्म कैसे करना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। कंट्रोल यूनिट टेल्स एवरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट दे हैव टू डू। तो ये बेसिकली डायरेक्शन देता है। क्या देता है? सिंपल वर्ड में आप याद रखें, इट गिव्स डायरेक्शन टू ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। माय पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, आपको पूछना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीयू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ALU।
इन दोनों का अपना सेपरेट पार्ट है और कंप्लीटली हम इसको कहते हैं सीपीयू या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी ये कंप्यूटर का ब्रेन है। ब्रेन का मतलब है कि ब्रेन के बगैर कोई काम नहीं हो, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन रिसीव करते हैं और ये आगे इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हैं कि करना क्या है। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट इज द मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर या डायरेक्टर ऑफ द कंप्यूटर विच गिव्स इंस्ट्रक्शन टू ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब एएलयू का काम क्या है? एएलयू निकला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से। अरिथमेटिक का मतलब क्या है? अरिथमेटिक आपको पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये मैथमेटिकल पार्ट परफॉर्म करता है। डिवीजन, मल्टीप्लाई, रिमाइंडर, ये काम करता है एएलयू, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर में पीछे जितना कुछ भी हो रहा है ना, वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन हो रही है, मैथमेटिकल वर्किंग हो रही है, उसके बगैर ये काम नहीं करता। अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे कैसे करते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना अंडरस्टैंड कर लें कि एएलयू इज बेसिकली जो एग्जीक्यूशन होती है वो एएलयू परफॉर्म करता है। अभी मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको फर्दर इसका आइडिया हो जाएगा व्हाट इट डज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने डिस्कस करना है कि किस रजिस्टर का कौन सा पार्ट है, यानी कौन सा रजिस्टर क्या टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान माइंड में रखनी है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसमें सबसे पहले जो रजिस्टर जिसका रोल शुरू होता है ना, वो पीसी है, आपने इसको याद रखना, 1। फिर नंबर 2 एमएआर का काम होता है, फिर नंबर 3 एमडीआर का काम होता है, फिर नंबर 4 सीआईआर का काम होता है, फिर नंबर 5 अक्यूमुलेटर का काम होता है। ये मैं ऐसे ही बनाया था, पीसी अपना कंट्रोल, सॉरी ये गलत बन गया, पीसी मूव कर जाता है एमएआर की तरफ, एमएआर से एमडीआर, अभी आप सीक्वेंस समझ लें, एमडीआर से सीआईआर और सीआईआर से अक्यूमुलेट। एक तो ये सीक्वेंस याद रखें। अब देखें, जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो मैंने आपको अभी पीछे हमने डायग्राम बनाई थी, वो रैम के अंदर होल्ड है, रैम से वो इंस्ट्रक्शन चली जाती है प्रोग्राम काउंटर के पास। किसके पास चली जाती है? प्रोग्राम काउंटर के पास। तो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर जो है ये हमेशा पॉइंट करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इसमें कीवर्ड है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। क्यों नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन? क्यों? क्योंकि करंट इंस्ट्रक्शन हमेशा सीआईआर के पास, जिस पे प्रोसेसर काम करती है, करंट इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेसर ने पिक की है वो हमेशा सीआईआर के पास होती है। उसके बाद जिस इंस्ट्रक्शन का नंबर है जिस पे प्रोसेसिंग होनी है, दैट इज होल्ड बाय प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के बाद उसका एड्रेस चला जाता है एमएआर के पास, यानी जिस इंस्ट्रक्शन पे भी काम होगा वो एमएआर उसको ट्रांसफर करेगा। उस एड्रेस पे जो डेटा रखा हुआ है दैट इज होल्ड बाय एमडीआर, ठीक है। और एमडीआर से चला जाता है सीआईआर की तरफ, और जो रिजल्ट होता है वो हमेशा अक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन हियर? ये फर्दर डिस्कस होगा, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे शो करता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे एवरी रजिस्टर जो आपकी बुक में डिस्कस हुआ है उनकी डिटेल दी हुई। पहला लिखा हुआ है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, CIR। दिस रजिस्टर स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग decoded and executed, decoded and executed। अभी लास्ट टाइम भी मैंने डायग्राम बनाई थी, दोबारा बनाया था कि decoded और executed का मतलब क्या है, ये भी हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फिर लिखा हुआ है accumulator, दिस रजिस्टर इज यूज व्हेन कैरिंग आउट ALU कैलकुलेशन। देखिए ALU कैलकुलेशन कर रहा होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा अक्यूमुलेटर में रखेगा, ये पॉइंट आपने याद में रखना। इट स्टोर डेटा टेम्पोररीली ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, इंटरमीडिएट रिजल्ट भी ये होल्ड करके रखता है। MAR, दिस रजिस्टर स्टोर एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन करंटली बीइंग रीड फ्रॉम और रिटर्न। तो MAR उस एड्रेस को होल्ड करता है जिसके डेटा पे काम करता है।
और एमडीआर उस पर्टिकुलर डेटा को होल्ड करता है जिस पे काम होना है, जिस पे प्रोसेसिंग होनी है। दिस रजिस्टर स्टोर डेटा which just been read from memory or data which is about to be written or memory। मेमोरी में देखें डेटा या तो राइट होता है या स्टोर होता है। मेमोरी में दो काम होते हैं, या तो आप रीड कर रहे हैं या फिर आप राइट कर रहे हैं, ये दो काम होते हैं। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? दिस रजिस्टर स्टोर द एड्रेस वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी रेड कैन बी फाउंड। क्योंकि अभी प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है जिसको CIR ने होल्ड किया हुआ है। इसके बाद जिस इंस्ट्रक्शन पे काम होगा वो पीसी होल्ड करता है। ये पॉइंट क्लियर है? इसीलिए मैंने आपको बताया था इसका काम पहले होता है, फिर नंबर 2 पे ये MAR होता है, नंबर 3 पे MDR होता है, नंबर 4 पे ये होता है, नंबर 5 पे ये होता है। ये इसका सीक्वेंस है, जस्ट टू टेल यू कि प्रोसेसर कैसे काम कर रहा होता है। यस, एनी कंफ्यूजन हियर रिगार्डिंग रोल ऑफ रजिस्टर्स? No sir, no confusion. गुड, यू कैन आस्क। ओके, ये फर्दर डिस्कस होगा, ये मैं इसके बाद जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना तो आपको फर्दर आइडिया हो जाएगा। मैं इसके साथ ही क्वेश्चन इसका डिस्कस करूंगा। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक आ गया है, बसेस। जो मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था। बसेस आर इलेक्ट्रिकल पाथ थ्रू विच डेटा मूव्स, रिमेंबर। यानी आपका जो डेटा इनपुट डिवाइसेस से रैम की तरफ जा रहा है, रैम से प्रोसेसर की तरफ जा रहा है, प्रोसेसर से रैम की तरफ आ रहा है, दैट इज ट्रांसफर थ्रू बसेस। तो अब क्या लिखा हुआ? एड्रेस बस, यूनिडायरेक्शनल बस कैरिंग एड्रेसेस थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम। यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है इसकी डायरेक्शन सिंगल है, वन वे है। यानी इसमें से ये सिर्फ एड्रेस बस जो है वो सिर्फ रीड पर्पस के लिए, राइट पर्पस के लिए नहीं है। डेटा बस बाय डायरेक्शनल है, डेटा बस डेटा को होल्ड करेगा, एड्रेस बस उस एड्रेस का होल्ड करेगा जिसका डेटा पे प्रोसेस होना है। कंट्रोल बस में इंस्ट्रक्शंस होती हैं और दोनों बाय डायरेक्शनल है, डेटा बस और डेटा कंट्रोल बस। बाय डायरेक्शनल का मतलब रीड एंड राइट दोनों टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। बाय डायरेक्शन का मतलब ये लिखा है बाय डायरेक्शन बस अलाउइंग ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन द CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट बस। तो जितने भी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हैं, दे इंटरेक्ट विद बसेस, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड कर। ठीक है, बसेस के बारे में कोई कंफ्यूजन? अब मैं डिस्कस करूंगा फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी मैं एक स्लाइड पे बनाता हूँ, एक सेकंड। अब fetch, decode, execute cycle perform every time whenever computer receive instruction। अब how? ये मेमोरी है, दिस इज कॉल्ड मेमोरी। अब हमने इसको इसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर है 4 + 5 = 9। देखें, ये रिजल्ट 9 प्रोड्यूस हो गया, लेकिन ये ऐसे नहीं हो गया। इसके पीछे fetch, decode, execute साइकिल का पूरा एक प्रोसेस है। ये CPU बना रहा हूँ, इसकी दो डिवीजन है, दैट इज CU एंड दैट इज ALU। फैच का मतलब होता है टू गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, ये फैच है। इट इज डन बाय CU, ये ठीक है। इसको मैं 1 यहां बना। और फैच के बाद याद रखें डीकोड होता है, दिस इज सेकंड स्टेप। डीकोड के बाद एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूट के बाद स्टोर होता है, और ये वापस यहाँ। तो सबसे पहला स्टेप है फैच। फैच ऑलवेज परफॉर्म बाय CPU और CU, ठीक है। फैच मीन टू गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, टू गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, दिस इज कॉल्ड फैच। टू का मतलब है, सेकंड स्टेप होता है डीकोड। डीकोड मीन टू इंटरप्रेट या टू ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन, टू ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन।
ये दोनों टास्क जो है ना सीयू के अंदर होते, मैंने डायग्राम के अंदर बनाया है। तो पहला स्टेप होता है फैच करना, फैच मीन्स गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। फिर उसको उसको ट्रांसलेट किया जाता है कि मतलब क्या है, यानी प्लस करना है लाइक दिस वन, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, देखें। और ये कौन करेगा, एएलयू करेगा। इसीलिए हम कहते हैं एग्जीक्यूशन का जो पार्ट होता है वो एएलयू के अंदर होता है। थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट। तो पहले फैच, फिर से बना देता हूँ, फिर डीकोड होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, एग्जीक्यूट के बाद स्टोर होता है। स्टोर कहाँ होगा, अक्यूमुलेटर। याद रखें, रिजल्ट हमेशा अक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। अक्यूमुलेटर से दोबारा रिजल्ट मेमोरी की तरफ करा जाए। मेमोरी का मतलब यहाँ पे कैशे और रैम है, ये भी याद रखिए। यहां तक पॉइंट क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes sir, it is clear. ओके। बीबर्ग आपको क्लियर है क्योंकि आप लास्ट टाइम नहीं थे? यू कैन राइट ऑन मैसेज। कुतुब, इज दिस क्लियर? Yes sir, it is clear. ओके। माहिना? Yes, sir. ओके, गुड। ओके, now moving to next part. कोई मॉन्यूमेंट आर्किटेक्चर है, ठीक है। रजिस्टर्स क्या लिखा हुआ, रजिस्टर इन द मॉन्यूमेंट सिस्टम कैन बी जनरल और स्पेशल पर्पस एंड दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फैच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल। ओके, ये रजिस्टर्स आ गए। ये बसेस के बारे, तो यहाँ पे आपको मैंने बसेस के बारे में बता दिया, फैच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल के बारे में बता दिया। ये लिखा है फंडामेंटल साइकिल इन सीपीयू ऑपरेशन वेयर इंस्ट्रक्शन आर फैच्ड फ्रॉम मेमोरी, डिकोडेड एंड देन एग्जीक्यूटेड। और कह रहा है इन्वॉल्व द यूज ऑफ एड्रेस बस, डेटा बस एंड वेरियस रजिस्टर। इसमें डेटा बस, एड्रेस बस और ये रजिस्टर जो है ये अपना अपना रोल परफॉर्म करें। फिर एक और टर्म आती है सिस्टम क्लॉक। अब ये सारा काम टाइमिंग के थ्रू, आप इसको ऐसे समझ रहे हैं कि जब सर्जन हार्ट सर्जरी करता है उस वक्त एवरी पर्सन इन्वॉल्व इन ऑपरेशन मस्ट बी रेडी। इक्विपमेंट और यानी क्या कहते हैं, पर्सन इन्वॉल्व इन ऑपरेशन दे मस्ट बी रेडी। एक सेकंड का भी वहां पे डिले नहीं आता। सेम थिंग हैपन हियर कि जब भी कंप्यूटर के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो थ्रू सिस्टम क्लॉक होगा। ये लिखा हुआ है, द सिस्टम क्लॉक प्रोड्यूसेस टाइमिंग सिग्नल ऑन द कंट्रोल बस इंश्योरिंग सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा फ्लो एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो सिंक्रोनाइज का मतलब होता है सेम, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है सेम, सिंक्रोनाइजेशन। आप इसको यहाँ पे ये समझ लें कि सेम टाइम, यानी जितने भी whatever parts of computer they must ready at the time of operation। तो वो टाइम सबको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा कंप्यूटर का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। whatever जो भी हमने पीछे पढ़ा फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पार्ट इन्वॉल्व है। एवरी पार्ट मस्ट नो एट व्हाट टाइम व्हाट टू डू, जिसको हम कहते हैं सिस्टम क्लॉक। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes sir, it is clear. अब यहाँ पे देखें रैम के बारे में लिटिल डिटेल आ गई जो आपको मैंने बनाई थी, याद है। रैम कनेक्टेड विद द कैशे रैम। रैम जो है इंटरमीडिएट डिवाइस होती है दैट इज कनेक्ट विद इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्ड डिस्क एंड सीपीयू। अच्छा, ये क्या कह रहा है, होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम नीडेड बाय द सीपीयू फॉर फास्टर एक्सेस कंपेयर टू बैकिंग स्टोर हार्ड डिस्क। देखें ये डायग्राम में दोबारा बनाया था, यहीं पे बनाया था, ट्राई करता हूँ। ये देखिए, ये सीपीयू है, ये कनेक्ट होता है किसके साथ, इसको नहीं किसी अलग जगह बनाता हूँ। यहाँ बनाया था कि ये सीपीयू है, ये कैशे से कनेक्ट होता है और ये रैम से कनेक्ट, और रैम आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है और रैम जो है इनपुट डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। एक चीज आपने याद रखनी कि रैम जो है ना, इसमें यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर। यानी आपका एवरी सॉफ्टवेयर जो है ना वो रैम में ओपन। नंबर वन सॉफ्टवेयर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमेशा रैम के अंदर रहता है। क्योंकि अगर हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल 24 आवर ऑन रहता है, तो उसका जो iOS होता है ये हमेशा iOS इन मोबाइल होल्ड इन रैम। ठीक है, रैम
और हमारा जो सीपीयू होता है ओएस, सीपीयू के अंदर ओएस होता है, ये भी होल्ड इन रैम। ओएस इज अ सॉफ्टवेयर, अब इसकी कैटेगरी मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को रन करने में हेल्प आउट करता है। अब इसके बाद जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब ब्राउजर, तो एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, और अगर मोबाइल की बात करें एप्स, दे आर ऑल सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जब भी ओपन होंगे दे आर ओपन इन रैम। माई पॉइंट इज क्लियर? ये मैं एक रैम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे याद रखें इसकी एक स्पेस तो हमेशा ओएस होल्ड कर लेता है। जब आप वर्ड ओपन करेंगे ना तो ये अपनी स्पेस ले लेगा। अगर आपने इंटरनेट ब्राउजर खोला तो उसने अपनी स्पेस खोली। ब्राउजर में टैब ओपन होते हैं, ये स्पेस ऑक्युपाई करता जाता है। याद रखें आपके पास जो भी रैम है वो नॉर्मली आजकल जो आ रही है वो जीबीज में आ रही है, जैसे 4 GB, 8 GB, 12 GB या 60 GB। ऑलवेज इनसफिशिएंट, ऑलवेज इनसफिशिएंट, क्योंकि यूजर जो है ना वो हमेशा एप्लीकेशन ओपन करता चला जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये फैच के बारे में फर्दर डिटेल दी हुई, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर फैच फ्रॉम मेमोरी इनटू सूटेबल रजिस्टर। द फैच इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड फॉर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के बाद मैंने आपको बताया ना, डिकोड का मतलब क्या होता है, टू ट्रांसलेट व्हाट टू डू। एएलयू क्या करेगा, एग्जीक्यूट control signal are sent to appropriate component allowing the execution of the decoded instruction। तो एग्जीक्यूशन के अंदर नॉट ओनली ALU परफॉर्म करता है, बाकी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ALU ने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे प्लस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। इट इज डन बाय ALU। और एट द टाइम बाकी फर्दर जितने भी उसे रिलेटेड पार्ट्स हैं दे मस्ट बी रीडिंग। ओके, इज दिस क्लियर? ये देखें, यस सर, इट इज क्लियर। ओके। बसेस के बारे में फर्दर यहाँ पे दिया हुआ एक और डायग्राम आ गई कि आप मेमोरी के साथ कंट्रोल बस कनेक्टेड है, एड्रेस बस है, डेटा बस है, और ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट है। पोर्ट जो है वो आपका कम्युनिकेटिंग पॉइंट होता है, और ये सीपीयू के साथ भी कनेक्ट है। तो यहाँ पे वो तीनों बसेस का यहाँ पे देखें आपको रोल नजर आ रहा है। इज दिस क्लियर? ये डायग्राम क्लियर है? यस सर, क्लियर। यहाँ पे हाँ, ये इसकी थ्योरी दी हुई है, इसको जरा गो थ्रू कर लें इन 2 मिनट्स। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जस्ट फॉर मेमोराइजेशन कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे इनको हम कहते हैं सिस्टम बस, ठीक है। अब सिस्टम बस के बाद क्या दिया, आर यूज इन कंप्यूटर एज पैरेलल ट्रांसमिशन कंपोनेंट, ईच वायर इन द बस ट्रांसमिट 1 बिट ऑफ डेटा। एक वक्त में 1 बिट जारी होती है। So there are 3 common buses used in the von Neumann architecture known as address bus, data bus, and control. तो कह रहे हैं as the name suggests, address bus carries address throughout the computer system, क्योंकि आपका जो डेटा है ना उसको एड्रेस चाहिए, और मेमोरी में हमेशा एक एड्रेस जनरेट होता है, उस एड्रेस पे आपका डेटा होल्ड हो जाता है। तो जाहिर जब सीपीयू प्रोसेस करने आएगा तो एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि किस डेटा को उसने प्रोसेस करना है। बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। दैट इज बिट्स कैन ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, क्योंकि इसमें सिर्फ एड्रेस को रीड करना होता है, इसलिए वन वे वर्कआउट करते हैं। प्राइवेट एड्रेसेस बीइंग कैरिड बैक टू द सीपीयू व्हिच वुड बी एन अनडिजायरेबल फीचर। अच्छा, अब मैं आपको पहले बता चुका था, ये बात दोबारा यहाँ पे आ गई। द विड्थ ऑफ बस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वाइडर द बस, द मोर मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी डायरेक्टली एड्रेस एट एनी गिवन टाइम। अब विड्थ का मतलब है जैसे रोड होता है ना, रोड पे अगर 2 लेन रोड है तो उसमें सिर्फ 2 व्हीकल मूव कर सकते। उसी रोड को अगर आप 3 लेन कर दें वो ज्यादा फास्टर हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, ज्यादा फास्टर हो जाएगा। यानी आपका रोड जो है जस्ट लाइक दिस, अगर टू लेन है तो 2 व्हीकल एट ए टाइम मूव करेंगे तो उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम 3 लेन कर देंगे तो ये रोड मोर स्पीडर हो जाएगा और डाटा भी ज्यादा मूव कर सकेगा। तो कह रहे हैं बस की जो विड्थ होती है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, द वाइडर द बस द मोर मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी डायरेक्टली एड्रेस एट एनी गिवन टाइम। एग्जांपल, अ बस
width of 16 bits can address 65,000 एड्रेस। यानी अगर 16 बिट का मतलब होता है 2 बाइट, 16 बिट का मतलब क्या होता है 2 बाइट, तो 2 पावर 16 कह रहा है कि 65,000 कैरेक्टर कैन बी यूज, या लोकेशन 65,000 लोकेशन यूज हो जाएंगी, तो उतने कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। वेयर अ बस विड्थ ऑफ 32 बिट अलाउ, ये देखिए उस ये और मिलियंस में बेसिकली डेटा आ रहा है, memory location to be simultaneously addressed. However, even this isn't large enough for modern computer, but the technology behind even wider buses outside of the scope. पर जैसे आपको मैंने 32 बिट प्रोसेसर के बारे में बताया था, तो आपकी जो डेटा बस होती है ना, जो बसेस होती है वो भी 32 बिट होनी चाहिए। अगर आपका प्रोसेसर 64 बिट होगा तो बसेस भी 64 बिट होंगी, और अगर आपका प्रोसेसर 128 बिट्स होगा तो आपकी बसेस भी 128 बिट को सपोर्ट करेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो बसेस आर विड्थ। अच्छा, उसके बाद ये देखें डेटा बस, अगेन वहां यहाँ पे भी उसने वही बात कर दी। The database is bidirectional, allowing data to be sent in both direction along the bus. यानी इसमें डेटा राइट भी हो सकता है, रीड भी हो सकता है। This means data can be carried from CPU to memory and vice versa, and to and from input output device. तो किसी भी डायरेक्शन में डेटा को मूव किया जाता है। It is important to point that data can be addressed, an instruction or a numerical value. ठीक है, डाटा जो है वो एड्रेस फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म में हो सकता है, और डेटा इटसेल्फ। As with the address bus, the width of database is important. The wider the bus, the larger the word length that can be transported. A word is a group of bits which can be regarded as a single unit, example 16 bit, 32 bit और 64 bit. तो अगर आपका कैरेक्टर 2 बाइट का है तो 2 बाइट को हम कहेंगे 1, ये वर्ड है, 1 वर्ड है, ठीक है। ये आपका कैरेक्टर जो है ये 4 बाइट का भी हो सकता है, जैसे ये बात कर रहे हैं 32 बिट की बात कर रहे हैं, तो 32 बिट का मतलब हुआ 4 बाइट, 4 बाइट का मतलब होता है 4 कैरेक्टर। अब जैसे जैसे मेरा नाम अजीज है तो ये 4 कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो 4 कैरेक्टर कैन बी यूज टू प्रोसेस डेटा। लेकिन अगर 64 बिट्स है तो इसका मतलब होगा 8 बाइट, और 8 बाइट का मतलब होता है 8 कैरेक्टर। 8 कैरेक्टर कैन बी यूज टू प्रोसेस डेटा। तो ये जितने ज़्यादा वर्ड साइज होता है उतना ज़्यादा कंप्यूटर फास्टर होता है। 64 bit word length are the most common larger word length can improve the computer overall performance। तो आपको मैंने पहले बताया था कि नंबर ऑफ बिट जैसे जैसे इंप्रूव करती चली जाती है कंप्यूटर की स्पीड भी उतनी बेटर होती चली जाती है। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इसका, ये कंट्रोल बस। द कंट्रोल बस इज आल्सो बाय डायरेक्शन, यानी डेटा कैन बी रिटन और रेड। इट कैरीज सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट ऑल द अदर कंप्यूटर। तो कंट्रोल, मैंने आपको बताया था कंट्रोल यूनिट जो है वो डायरेक्टर वाला काम परफॉर्म करता है। ये इंस्ट्रक्शन देता है एवरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर के किसने क्या रोल परफॉर्म करना है। याद रखें, दुनिया का कोई ड्रामा, कोई मूवी बगैर डायरेक्टर के सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है। ऑडियंस का वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स मिले ना मिले, लेकिन वो ड्रामा या मूवी कंप्लीट नहीं हो सकती विदाउट डायरेक्टर या विदाउट मैनेजर। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल बस के बगैर कोई काम नहीं होता। कंट्रोल बस गिव्स इंस्ट्रक्शन टू ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इट इज यूजुअली 8 bit wide. There is no real need for it to be any wider since it only carries control signal. ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, तो इंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा साइज की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल सिग्नल के लिए हमें ज्यादा मेमोरी साइज की जरूरत नहीं है। यस एवरीबॉडी, एनीवन हैव क्वेश्चन? नो सर। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि मेमोरी वर्कआउट कैसे करती है, रीड और राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, इंशाल्लाह कल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आई विल डिस्कस टुमारो फ्रॉम ऑनवर्ड। तो जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन सेट के बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू, ओके। एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? जी माहिना, आपका कोई क्वेश्चन है? यस माहिना, No, sir. ओके। और कुतुब, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। इंशाल्लाह कल की क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो हम कल ही से इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं।
ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।